हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 14 में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य जाल, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फूड वेव। देखिए, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन को समझा दिया था। यदि आपने फूड चैन और इससे रिलेटेड कई सारे चैप्टर 14 के जो वीडियो हैं यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर 14 के कई सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आइए सीधे चलते हैं खाद्य जाल पे। तो देखिए, खाद्य जाल या फूड वेव, यदि हम खाद्य जाल की बात करें तो चूंकि देखिए खाद्य श्रृंखला के अनुसार एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर से सीधा संबंध रखती है। जैसा कि हमने आपको खाद्य श्रृंखला में भी पढ़ाया था या फूड चैन में भी हमने आपको बताया था कि जो जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर हो गए या उत्पादक होता है, उस पर कौन आश्रित रहता है? उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से उत्पादकों के ऊपर उपभोक्ता आश्रित रहते हैं और उपभोक्ताओं के ऊपर जो है अपघटक आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच में आपस में परस्पर निर्भरता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक पोषण स्तर जो है वो दूसरे पोषण स्तर से क्या रखता है? सीधा संबंध रखता है। परंतु प्रकृति में जो खाद्य श्रृंखला होती है यह रैखिक क्रम में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, यदि हम किसी बात करें खाद्य श्रृंखला की अंतर्गत बेसिकली खाद्य जाल की, तो देखिए साधारणतः यदि हम बात करें तो एक ही पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जो है वो एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित होती है। तो देखिए, कोई भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र है या बेसिकली परितंत्र है, उसमें अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है परस्पर संबंधित होती है, यानी एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती है और एक जाल बना लेती हैं। और देखिए, श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी तो होती है, साथ में एक जाल बना लेती हैं। और इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक ही समय परस्पर जुड़े रहकर काम करते रहने के कारण खाद्य जाल बन जाता है। तो बेसिकली खाद्य जाल को हम यही कह सकते हैं कि जो खाद्य की श्रृंखलाएं होती है ये पारस्परिक संबंध बना करके एक दूसरे से संबंधित होती हैं और मुख्य रूप से एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से एक खाद्य जाल का निर्माण होता है और इस प्रकार से जो खाद्य जाल होता है उसकी संरचना का निर्माण हो जाता है। अब बेसिकली यहां पे यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम किसी भी घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र जो है ले सकते हैं। अब चूंकि घास के पारिस्थितिक तंत्र में यहां पे ये देखने वाली चीज है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी जो उत्पादक होते हैं तो उनको तो ऑब्वियसली कौन खाएगा? उनको प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, जो कि शाकाहारी जीव होते हैं। तो देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र में बेसिकली घास के मैदान में जो घासें वगैरह होती है ये तो प्रोड्यूसर का काम करेगी, यानी घासें जो है वो उत्पादक का काम करती हैं। तो उन उत्पादकों को कौन खाते हैं? देखिए, बेसिकली चूहे खाते हैं और साथ ही साथ खरगोश भी इनको खाते हैं। और देखिए, अब इन चूहों को सांप के अतिरिक्त जो है अन्य जंतु भी खाते हैं। जैसे चूहे को सांप के अतिरिक्त और कौन खा सकता है? तो सांप के अतिरिक्त जो है इनको उल्लू खा सकता है। तो इस प्रकार से सांप के अतिरिक्त जो है इनको अन्य जंतु खाते हैं। उसी प्रकार खरगोश को भी कई सारे जंतु खाएंगे। तो इस प्रकार से अब देखिए, चूंकि इनको खाया किसने? सांप ने। चूहों को खाया किसने? सांप ने। अब सांप को चूंकि कौन खाएगा? अब सांप को खाएगा कौन? बाज। तो सांप को बाज खाया, तथा बाज को कौन खाता है? मोर खाते हैं। सॉरी, यहां पे सांप को कौन कौन खाते हैं? सांप को बाज भी खा सकते हैं तथा मोर खाते हैं। अब चूंकि मोर और बाज जो हैं ये तृतीयक उपभोक्ता यानी उच्च उपभोक्ता होते हैं, ये किसी का शिकार नहीं होते हैं, यानी ये स्वयं दूसरों का भक्षण करते हैं, इनका भक्षण कोई नहीं कर सकता, जैसे बाज और इसके अलावा जो मुख्य रूप से मोर होता है। तो सांप को देखिए कौन खाया? सांप को तो बाज खाया तथा साथ ही साथ मोर खाते हैं। और इस प्रकार से एक समुदाय में भी अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर खाद्य जाल बनाती है। अब चूंकि एक ही खाद्य श्रृंखलाओं में या एक ही समुदाय में जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है ये आपस में जुड़कर एक जाल का निर्माण कर सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि पोषण स्तर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से लेकर के उत्पादक से लेकर के उपभोक्ताओं तक जो है किस प्रकार से खाद्य जाल का एक निर्माण हो सकता है। चलिए, अब इस खाद्य जाल का जो चित्र है इस डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने पहले कहा
कि किसी भी घास के मैदान की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हरी घासें होती है, ये छोटे छोटे हरे पौधे होते हैं, ये बेसिकली उत्पादक या प्रोड्यूसर का काम करते हैं। अब इन प्रोड्यूसर या उत्पादक को प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हम कह सकते हैं मुख्य रूप से जो शाकाहारी जीव होते हैं वो इनका भक्षण करते हैं। तो देखिए ये जो बेसिकली यहाँ पे ग्रास है या घास है, ये क्या है, उत्पादक है। इस घास को देखिए टिड्डा भी खाता है, ग्रास हापर भी खाता है, चूहा भी खाता है, रैट भी खाता है। इसके अलावा देखिए इसको खरगोश भी खाते हैं, किसी भी घास को खरगोश भी खाते हैं। खरगोश के अलावा घास को बकरी भी खाती है, बकरी के अलावा हिरण ने भी घास को खाया। तो ये सभी के सभी, चूंकि हिरण, बकरी, खरगोश, चूहा, टिड्डा, ये सभी के सभी पीसी यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, या हम इसको हिंदी में कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से कोई भी जो कंज्यूमर या उत्पादक होते हैं, इनको सबसे पहले किसने खाया, इनको जो है एक घास को या चूंकि ग्रास को जो है कई सारे लोग खा सकते हैं। यहाँ पे टिड्डा भी खा सकता है, चूहा भी खाता है, खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है और हिरण भी खाती है। अब देखिए, अब इन टिड्डों को अब अलग अलग देखिए यहां पे समझते हैं। अब ये जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो बेसिकली टिड्डे की पहली बात करते हैं। तो टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है। उसी प्रकार चूहा को कौन खा लिया, सांप खा लिया। चूहा को सांप के अलावा और कौन खाता है, उल्लू भी खा लिया। अब देखिए खरगोश को खाया किसने, भेड़िए ने खाया। उसी प्रकार बकरी को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया। हिरण को किसने खाया, तो हिरण को डायरेक्ट यहां पे शेर खाता है, तो हिरण को शेर ने खा लिया। या देखिए ये भी कह सकते हैं कि हिरण को पहले लोमड़ी भी खा सकता है, इसके बाद फिर शेर खा सकता है। तो बेसिकली हिरण को जो है शेर खाता है। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए, अब उसी प्रकार यहां पे जो भेड़िया हो गया, लोमड़ी, सांप और मेढक, ये सभी के सभी मांसाहारी जीव हैं। तो बेसिकली शाकाहारी जंतुओं को इन्होंने खाया, तो ये कौन हो गए, मांसाहारी जंतु हो गए। और जब मांसाहारी जंतु हो गए तो शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले जो मांसाहारी जंतु हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है मुख्य रूप से मेढक है, सांप है, भेड़िया है और लोमड़ी, ये मुख्य रूप से द्वितीयक उपभोक्ता हैं। अब इसके बाद बेसिकली जो इन द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले होते हैं, तो देखिए मेढक को कौन खाता है, बगुला खाता है। उसी प्रकार सांप को जो है बाज भी खाता है और सांप को मोर भी खाता है। अब देखिए यदि हम बात करें इन भेड़िए को, तो भेड़िए को भी किसने खा लिया, और लोमड़ी को भी कौन खाता है, शेर खाता है। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे उल्लू, मोर, बगुला, बाघ, शेर, ये सभी के सभी बेसिकली जो हैं ये तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो आपस में खाद्य श्रृंखलाएं होती है, इन खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में एक समुदाय में ही एक क्रम बना करके ये बेसिकली एक खाद्य जाल का या फूड वेब का निर्माण आपस में कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको जो खाद्य जाल की विस्तृत संरचना है आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज जरूर करना है कि आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम लिख के बता दिया सांप को, तो आप इनकी जगह में इनका डायग्राम भी शो कर सकते हैं, क्योंकि इससे और बेटर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपको जो खाद्य जाल है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।